नमस्कार। मैं बीवाई ललितांबा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त आचार्य हूँ। मेरा विषय तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति है। भारतीय तुलनात्मक साहित्य परिषद के साथ जुड़ी हुई हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं वहाँ की कार्यकारी समिति की सदस्य भी रही हूँ और इस तरह तुलनात्मक भाषा और संस्कृति के साथ मेरा गहरा संबंध है। तुलनात्मकता जो होती है उसका प्रमुख उपकरण अनुवाद होता है। मैंने जीवन में काफ़ी अनुवाद कार्य भी किए हैं। उद्देश्य यह है कि भारतीय भावात्मक एकता को समृद्ध करने के लिए अनुवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस जैसा सेतुबंध का कार्य करने वाला कोई और उपकरण हमारे पास होता नहीं। तो खैर, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। कन्नड़ और हिंदी के साथ मेरी अनुवाद यात्रा होती रही है। अब इस बारे में मैं अपने विचारों को आपके सामने बांटना चाहती हूँ। डॉक्टर मनोहर ने डॉक्टर विजया की स्मृति में यह व्याख्यान माला शुरू की है। वो कह रहे थे, इस व्याख्यान माला के अंतर्गत उनका उद्देश्य यह है कि 45 व्याख्यान इस विषय पर हो जाए और उसके बाद वो उसको ग्रंथाकार भी प्रकाशित करना चाहते हैं। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि मनोहर जी ने भारतीय भाषाओं को संघ से स्वीकृत सभी भाषाओं को जोड़ने की और उससे जुड़े हुए तुलनात्मक साहित्यकार और तुलनात्मक भाषाविदों को वो जोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद मनोहर जी। मानवीय संपर्क और संप्रेषण का एक अतिश्रेष्ठ साधन अनुवाद है। अनुवाद के माध्यम से मनुष्य शारीरिक रूप से न सही वैचारिक रूप से वाचिक, दृश्य या श्रवण के माध्यम से एक का अनेकों के साथ अपने संबंध वो बना सकता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। व्यक्ति सारे विश्व की भौतिक यात्रा नहीं कर पाता, संभव ही नहीं है, मगर प्राकृतिक वैविध्य से परिचित होने का एक साधन भाषा होती है। भाषा के साथ भी एक सीमा बंधी होती है। अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने वाचिक, आंगिक, आहारिक की सुविधाओं से एक मानव समाज के निर्माण का प्रयत्न कर उनमें काफ़ी हद तक संपर्क वो बनाता जा रहा है। शुरुआती दौर में प्रायः मनुष्य अपने को सुरक्षित अनुभव करने के लिए अपने जैसे आकार के व्यक्ति के साथ मैत्री जोड़ने का प्रयत्न आंगिक अभिव्यक्तियों से जिनको कि हम आज भी मूक भाषा से पहचानते हैं, तो उससे अवश्य जोड़ा होगा। तदनंतर अपने ध्वनि यंत्र की सहायता या सहयोग पाकर अस्पष्ट ध्वनियों को निकालने के साथ उसे एक रूपाकार प्रदान करते हुए अपने को कुछ हद तक मैं विशेष रूप से कह रही हूँ, आज भी मनुष्य पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। तो शुरुआती दौर में कुछ हद तक अपने आप को उसने सफल बनाया होगा, यानी सामाजिक संबंध बनाने की उसने कोशिश की होगी। इसी को भाषा विज्ञान के आश्रय में हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, हिंदी में हम व्यावहारिक भाषा कहते हैं। उसकी सीमाओं का विस्तार, उसे अभ्यस्त बनाकर कर्ण सुख के द्वारा निश्चित स्थिरता के साथ बहुत हद तक रूढ़ बनाया होगा। अर्थात संप्रेषण का ये स्वरूप भी प्रसारण का आधार बनकर अनुवाद होता है। अर्थात संप्रेषण का ये स्वरूप भी प्रसारण का आधार बनकर अनुवाद होता है। मैं भाषा की सीमाओं की बात कर रही थी, चूँकि ध्वनियों को मनुष्य ने
वैज्ञानिक रूप से पिरोया है। जब आ और आ स्वर ध्वनियों को मिलाकर आ कहकर दीर्घ बनाया है और आ और ये को मिलाकर हम या ध्वनि निकालने की कोशिश करते रहे हैं, तो ये सब एक वैज्ञानिक प्रयोग ही है। मनुष्य की कार्य साधना का आरंभिक रूप भाषा है, तो मनुष्य का संपर्क भी सीमा से सीमातीत होता रहा है। आदिम मनुष्य से आरंभ कर आज तक ये विकसित होता रहा है। सीमा कहने पर भाषा का आरंभ भी अपना घर, परिवार, फिर बस्ती, अनंतर कस्बा, ग्राम, फिर टाउन, फिर आगे सामाजिक संबंधों के बनते बनते अपने यहाँ बनी भाषा की सीमा का विस्तार होता रहा है। मनुष्य स्वभाव से यायावर जीव रहा है। वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाता। यह प्रकृति नियम भी है। अगर ऐसा ही होता तो आज अफलातून को हम कैसे जानते, या हमारे पुराने वैदिक ऋषियों को संसार के अन्य भागों में लोग कैसे जानते। मनुष्य का मनुष्य के साथ संपर्क और संबंधों का इसी तरह संबंध बनता रहा है। मनुष्य के अनुभवों के विकास का वो एक प्रमुख माध्यम भी तो है। भाषा के विकास के लिए संपर्क एक बहुत बड़ा उपकरण बनकर प्रस्तुत होता है, वो भी सम्मुख प्रस्तुत होता है। संपर्क से पारस्परिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों भाषाओं के मध्य एक मेलजोल संपन्न होता है। इसे भी हम अनुवाद की आरंभिक अवस्था मानते हैं। मनुष्य संबंध बनते हैं, उसके लिए आपसी समझ अनिवार्य है। इस प्रकार के सेतुबंध की आवश्यकता है और ये अनुवाद के माध्यम से मजबूत हो जाता है। अनुवाद इस प्रकार मनुष्य मानवीय संबंधों को पिरोने का माध्यम बनता है। भाषा के साथ आदिकाल से अनुवाद का संबंध संप्रेषण का आविष्कार हुआ है। हम आज 21वीं सदी की 1/4 अवधि को करीब पार कर चुके हैं, जहां वैज्ञानिक सूचना प्रसारण के कई कल्पनातीत साधनों को ईजाद कर पूरे विश्व के सूचना प्रसारण के साथ गहराई से जुड़कर अनुवाद के माध्यम से जुड़ते आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तकनीकी तंत्रज्ञों ने मशीनी अनुवाद के भी काफ़ी हद तक विशिष्ट स्वरूपों को अपनाया है। हमारे अपने देश का उदाहरण लेने पर केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के विविध विभागों के आश्रय में अनुवाद के विशिष्ट विभाग कार्यरत हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, आणविक विज्ञान, वैद्यकी तथा जनजीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की अनिवार्यता महसूस की गई है। वैज्ञानिक शोधों से मनुष्य का जीवन काल समर्पित होता है, तो उसे वैश्विक प्रसारण तक पहुंचाने के लिए अनुवाद को एक महती भूमिका अदा करने की जरूरत आ पड़ती है। वेब माध्यम द्वारा आज अनुवाद को लेकर चर्चा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि अनुवाद को मैं विभिन्न प्रकार की मनुष्य जाति के मध्य मनुष्य को पिरोने का, सेतु बंध का एक सार्थक माध्यम मानती हूँ। जी, अनुवाद किसी साहित्य का ही नहीं, सूचना प्रसारण का एक प्रभावशाली अस्त्र है। बोली जहाँ मनुष्य के एक छोटे समुदाय और अवकाश तक सीमित होती है, यात्रा के साथ कई बोलियों के साथ अपने संबंध को विस्तार देते हुए उपभाषा बनती है। उपभाषाओं का मिलाप
अनुवाद के सहारे संपन्न होकर भाषा नामक सागर में विलीन होकर उसकी मछलियों का और अन्य जीवों का स्वरूप ग्रहण करता है। अब मेरे मौलिक चिंतन और अनुवाद कार्य के अनुभवों को बांटते समय मुझे कहना है कि कम से कम पिछले 55 वर्षों से मैं लेखन कार्यों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरी मौलिक रचनाएं भी है, मैंने शुरू में ही कहा है, अनुवाद भी खूब किए हैं। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है और पेशा अध्यापन है। हिंदी भाषा में शैशवावस्था से जुड़ने के कारण हिंदी यात्रा मेरे साथ निरंतर संपन्न होती रही है। हिंदी के मानक रूप की शैशवावस्था और विकास की सीढ़ियों से मेरा जुड़ाव रहा है। निवेदन है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के साथ साथ देश की सामाजिक भाषाओं की सामाजिक रीति नीतियों से मैं परिचित होती रही। हिंदी कन्नड़, अंग्रेज़ी कन्नड़, अंग्रेज़ी हिंदी, हिंदी तेलुगु, तमिल समाजों से परिचित होने के लिए मैंने अनुवाद का माध्यम अपनाया। हिंदी कन्नड़ के बीच छुटपुट अनुवाद करने के साथ जीवन के अनुभव से ये ज्ञात हुआ कि हिंदी के राष्ट्रभाषा के स्वरूप को मजबूत करने के लिए हिंदी भाषा के एक बृहद स्वरूप के अस्तिवार की आवश्यकता है तथा हिंदी साहित्य के अस्तिवार की आवश्यकता को महसूस करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए हिंदी के कन्नड़ शैली, हिंदी में कन्नड़ की श्रेष्ठ संस्कृति को उसके साहित्य के माध्यम से पल्लवित करने की आवश्यकता है। 80 के दशक में इस प्रकार हमारी कन्नड़ हिंदी अनुवाद यात्रा का शुभारंभ हुआ। मासिक पत्रिका तो कई थी, मगर उन दिनों भारतीय भाषा परिषद कोलकाता संदर्भ भारती नामक मासिक पत्रिका को प्रकाशित करती थी। 18 भारतीय भाषाओं के महान विद्वान, उदार हृदयी, भारतीय तार सप्तक के कवि डॉक्टर प्रभाकर माचवे उन दिनों वहाँ के निदेशक थे। गांधी जी के सानिध्य में कार्य कर अनुभव प्राप्त सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व के धनी उन साहित्यकार देश की उन दिनों स्वीकृत संघ द्वारा स्वीकृत 14 भाषाएं मात्र जो थी, देश के हर कोने से साहित्याभिरुचि रखने वाली प्रतिभाओं को जोड़कर सही अर्थ में भारतीय भाषा परिषद को उन्होंने ध्वनि दी। संदर्भ भारती में भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय अर्थात चतुष्कोणों से विद्वानों को जोड़ा था। युवा वृंद, अधेड़ सभी को राष्ट्रभूमि और राष्ट्रीय भाषाओं से उनको हिंदी के साथ जोड़ा था। मैंने कहा ना, अनुवाद हमारी भावात्मक एकता को समृद्ध करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, वो सेतुबंध का कार्य करता है। तो इसी को मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। भाषा परिषद के आश्रय में राष्ट्र के साहित्य निर्माताओं को श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। प्रथम पुरस्कार संयोगवशात कन्नड़ के उस अवधि के दिग्गज कवि डॉक्टर सिद्धय्या पुराणिक, जो उन दिनों ICS थे, तो सिद्धय्या पुराणिक को उनकी कन्नड़ रचना वचनोद्यान पर प्रदान किया गया था। वचन कबीर के पद सदृश कन्नड़ की 12वीं सदी की एक विशिष्ट विधा है। कबीर तो बहुत बाद में आए, मगर उससे बहुत पूर्व यानी 11वीं 12वीं सदी में ही हमारे यहाँ ये पद लिखे जाते थे जिनको वचन कहते थे। उसमें गद्यात्मकता और काव्यात्मकता का मिश्रण होता है। विषय जो होता है
वैचारिकता और समाज सुधार होता है। यह समाज सुधार की जो प्रक्रिया है हमारे शुरुआती दिनों से आज तक चलता ही रहा है। काफ़ी कुछ प्रगति भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका विषय भी समाज सुधार था। इसमें विशेष कि वचन उस अवधि में पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों से नहीं, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के, निचले वर्ग के, यानी चमार जैसे और समाज द्वारा उपेक्षित, यहाँ तक कि महिलाओं और संभ्रांत समाज के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से वाचित थे। वचन शब्द ही वाचिक भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ही लोगों की सोच में, विचारों में और व्यावहारिक रूप से भी सुधार कार्यों को लागू करने के लिए रचे गए थे। सिद्ध या पौराणिक उसी सामाजिक परंपरा की 20वीं सदी की उपज थे। उनके इन वचनों के संकलन में 540 वचन थे। तो इन वचनों में, पुराने वचनों में रूपाकार का साम्य मात्र था। ध्यान दीजिए, विषय वस्तु वैश्विक ज्ञान से समृद्ध था। माचवे जी के निदेशकत्व में इस ग्रंथ के हिंदीकरण का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया। यह अनुवाद के क्षेत्र का मेरा प्रथम बहुत बृहद कार्य था। वचन हालांकि 5-6 पंक्तियों का एक अपरूपी काव्य होता है। सतसैया के दोहरे देखने में छोटे लागे, घाव करे गंभीर, ये भी हुआ करता है। प्रथम तो एक खाका तैयार हुआ। हिंदी कन्नड़ मेरे अनुसार निकटवर्ती भाषाएं हैं। वैसे देखा जाए तो मैं आगे चर्चा करूंगी। अंग्रेजी में इसे रिलेटिव लैंग्वेजेस कहा जाता है। वह इस प्रकार कि उक्त दोनों भाषाएं भारत की भौगोलिक सीमा के आश्रय में बोली जाने वाली है, व्यवहार की भाषाएं हैं। अनुवाद करने के लिए दो भाषाओं का एक भूमि में प्रयोग किया जाना मात्र काफ़ी नहीं होता। तमिल, कन्नड़ पड़ोस के प्रदेश की भाषाएं हैं। इसके बावजूद तमिल जनजीवन और कर्नाटक के जनजीवन और आचार व्यवहार में काफ़ी अंतर साम्य है। देश की इस विशाल भूमि में यायावरी के कारण एक प्रदेश में रहते हुए भी दोनों संस्कृतियों के मध्य संपर्क साम्य नहीं भी हो सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कन्नड़ द्रविड़ वर्ग की है। तमिल और तेलुगु भी, मलयालम भी द्रविड़ वर्ग की ही भाषाएं हैं। हिंदी आर्य वर्ग की है। ध्वनियों के उच्चारण में कई साम्य और अंतर भी हैं। कन्नड़ जहाँ पर स्वरांत भाषा है, हिंदी व्यंजनांत सी लगने वाली भाषा है। व्यंजनांत नहीं है मगर व्यंजनांत सी लगती है। राम का उच्चारण ध्वन्यंत में व्यंजनांत सा उच्चरित होता है, जहाँ पर कन्नड़ में ध्वनि सहित रामा सदृश उसे उच्चारते हैं। रामा यानी दीर्घ नहीं, कन्नड़ का जो लघु स्वर है वो ध्वन्यंत में स्वर की यानी दीर्घ की तरह उच्चरित होता है। रामा कहते हैं हम। हिंदी में जहाँ 2 लिंग और 2 वचनों में सभी शब्द सीमित होते हैं, कन्नड़ भाषा में 3 लिंग और 3 वचन हैं। 12 खड़ी में अंतर है। तुलसी रामायण में जहाँ हमें 2 दीर्घ ध्वनियाँ मिलती भी है, अन्य स्थानों पर भी यह बात है, उनके लिए अलग लिपि चिन्ह अंकित नहीं होते।
कन्नड़ भाषा के रामा को अवभृत चिन्ह लगाकर हिंदी में लिखने की परंपरा आज तक नहीं है। हिंदी का व्यक्ति उसके उच्चारण में स्वरांत को नहीं ला पाता। हर भाषा के अपने व्यवहार की संस्कृति होती है। अनुवाद में इन ध्वनि संकेतों का उपयोग कठिन होता है। वचनोद्यान के अनुवाद में ये कठिनाई तो सामान्य सी बात थी। कन्नड़ में रु रु दो ध्वनियाँ हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ स्वर ध्वनियाँ हैं। हिंदी में रु ध्वनि करीब करीब हट गई है। हिंदी भाषी उसका उच्चारण री सदृश करता है। कवर्ग की अंतिम ध्वनि अनुनासिक ङ है, ङ, और चवर्ग की अंतिम ध्वनि इसी तरह ञ है। कन्नड़ ध्वनियों के उच्चारण में संस्कृत ध्वनियाँ सहायक होती हैं, जहाँ पर हिंदी में आ को उपसर्ग की तरह जोड़कर अंगा उच्चारित होता है। उसी तरह ञ के लिए भी अन्या कहते हैं। ज्ञ और ञ के संयोग से वो बनता है। वहाँ गा ध्वनि के साथ गुंजाइश नहीं रहती। हिंदी में ज्ञ के रूप में वो उच्चारित होता है। वचनोद्यान के अनुवाद में इन उपरोक्त बातों की उतनी समस्या न थी। 1982 की बात थी। युवावस्था में ज्ञान सीमित था, देश और समाज का ज्ञान सीमित था। तो ऐसा था, कहने का तात्पर्य अपना ये ज्ञान सीमित था। जो अभी ऊपर मैंने बातें कही वो ज्ञान सीमित था। वचनोद्यान का उद्यान बृहत था, वैश्विक ज्ञान का पारावार न था। सौभाग्य से वचनोद्यान के इस अनुवादक के लिए प्रमुख उपकरण लेखक स्वयं बेंगलुरु में उपलब्ध थे और वे सहृदयी थे। अनुवादक अथवा मूल लेखक को सहृदयी होना बहुत ज़रूरी होता है। कर्नाटक का गुलबर्गा ज़िला आज भी हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है, यानी वो इलाका कहा जाता है। एक समय उस पर हैदराबाद के निज़ाम का आधिपत्य भी था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की प्रजा को उर्दू अच्छी आती है। गुलबर्गा की प्रजा को उर्दू अच्छी आती है। एक समय उर्दू एमए किया जाता था, हिंदी एमए की जगह उर्दू एमए वहाँ होता था। निकटवर्ती के अर्थ में हिंदी उर्दू का सहोदर संबंध होने से कवि साहित्यकार सिद्धय्या पुराणिक को हिंदी को समझने और उसके साथ जुड़ने में कठिनाई नहीं होती थी। समाज को सही ढंग से जीने हेतु अपनी रचनाओं के माध्यम से संवाद रचना पड़ता है। निकटवर्ती के अर्थ में हिंदी उर्दू का सहोदर संबंध होने से कवि साहित्यकार सिद्धय्या पुराणिक को हिंदी को समझने और उसके साथ जुड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। उन्होंने उपयोगी उपकरण के रूप में साथ दिया, 100% सहयोग किया। वचनोद्यान जो था वो ज्ञान का आगार था। उनके एक वचन में तावो शब्द का प्रयोग मिलता है। अनुवादक को तावो तत्व की कोई जानकारी न थी। कन्नड़ भाषा में तावो स्वयं का समानवाची होता है। तावो के प्रयोग में उस अर्थ का दूर दूर तक कोई संबंध न था, वो सर्वनाम नहीं था। अनुवादक को बहुज्ञता की आवश्यकता होती है। दोनों भाषाओं के मध्य व्यवहार करते समय उसका एक विस्तृत शब्दकोश चाहिए होता है, विश्वकोश की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान तल्लीनता अनुभव के साथ मिलने वाली चीज़ होती है। वो जगह खाली छूटी थी, उसकी पूर्ति कृतिकर्ता ने स्वयं की और अनुवादक की जिज्ञासाओं की पूर्ति की।
इस प्रकार चीन के दार्शनिक के बारे में परिचित होने का अनुवादक को अनुभव प्राप्त हुआ। कोई भी ग्रंथ जानकारियों से मात्र उपयोगी नहीं होता। हर लेखक का एक सामाजिक दायित्व होता है। वो समाज को सही ढंग से जीने हेतु अपनी रचनाओं के माध्यम से शब्द रचता है। रामायण कालजयी बनी है तो उसमें मानवीयता के प्रसार का संदेश है। वचनोद्यान जैसी रचनाएं सुभाषितों जैसी हुआ करती हैं, पूर्व पर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उस स्थिति में अनुवादक को भी सही ढंग से सेतुबंध के कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। उसे मूल के संदेश को लक्ष्य भाषा तक पहुंचाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ताओ का इसी कारण उदाहरण लेना पड़ा। ईडिपस, नार्सिसस, सार्त्रे आदि के कई संदर्भ वचनोद्यान के वचनों में पिरोया गया है। वचनोद्यान एक मुक्तक काव्य है तो उसमें दिए गए संदर्भ भी मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। अनुवादक अगर लेखक के साथ मूल संवाद करने की सामर्थ्य नहीं रखता तो उसका श्रम निरर्थक होगा। अतः उक्त अनुवादक को गहरे अध्ययन करता होना बहुत ज़रूरी होता है। यह मेरी अनुवाद यात्रा का प्रथम अनुभव हुआ तथा इस प्रथम प्रयत्न में मुझे अध्ययनशील बनाने के साथ मुझ में भी तल्लीनता और समर्पण भावना को रोपा, जो किसी भी भाषा के अनुवादक के लिए अनिवार्य तत्व होता है। इस गद्य काव्य के अनुवाद के साथ मेरा दूसरा अनुवाद शतदल भारतीय भाषाओं के अर्थात उन दिनों भारत की 14 भाषाओं के उनकी कविताओं के संकलन के साथ आगे बढ़ा। यह परिषद का एक और नया प्रयोग था। यह एक बात की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय भाषा परिषद कोई वाणिज्यिक संस्था तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीयता को सही अर्थ में लोगों के बीच बांटना था, अर्थात भारतीय भावात्मक एकता को समृद्ध करने के लिए एक राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ 14 भाषाओं की संस्कृति को एक समान भूमि पर सबको परोसना था। उसके लिए भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित बंगाल को चुना था। रविंद्र की भूमि पर एकला चालोरे द्वारा सिद्धि पानी थी। उसके लिए सभी मान्य भाषाओं के बौद्धिक जगत के साथ कई प्रकार के बौद्धिक प्रयत्न किए गए। सभी भाषाओं की विद्वत्ता का समान महत्व रहा। शतदल में कन्नड़ भाषा की भी 10 कृतियों की एक एक कविता चुनी गई। उसके हिंदीकरण की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई। कन्नड़ भाषा के नामी प्रौढ़ कवि तथा वहाँ से शुरुआती दौर से समकालीन युवा कवियों की एक एक कविता को चुना गया था। संकलन में कन्नड़ भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में से अब्दुल मजीद खान रचित कन्नड़ कविता घड़ी को पहला स्थान मिला। यह समकालीन कविता थी। नवोदय 60 की साठोत्तरी के बाद की रचना थी। उन दिनों कन्नड़ में दलित और बंडाया नामक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन जागृत थे। उन आंदोलनों के साथ मैं जुड़ी हुई थी। मैं स्वयं उसका अंग थी, मगर मजीद खान को कवि के रूप में मैं जानती नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि एक अनुवादक को अपने अनुवाद के लिए रचनाओं का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है,
किसी भी विधा को चुनते समय सूक्ष्म जागृति का अनुभव जरूरी होता है। माचवे जी कलकत्ता में थे, मगर उन्होंने उस सुंदर समकालीन चिंतन का परामर्श किया था। कविता इस तरह शुरू होती है, घड़ी के कई चेहरे होते हैं, एक मानव निर्मित घड़ी के साथ उसके माध्यम से कवि ने जिस सुंदर प्रवाहमयी शैली से मानव मन का सुंदर सहज स्पर्श किया था, उसी भाषा में जीकर भी मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। दलित कवि सिद्धलिंगय्या अपनी बेबाक शैली से समाज को चुनौती दे रहे थे। उनकी प्रसिद्ध रचना हमारे लोग आ रहे हैं को शायद मैंने ही चुना था। यानी अनुवाद करने योग्य रचना को चुनने की जिम्मेदारी या सामर्थ्य भी अनुवादक के लिए एक चुनौती ही होती है। यह संदर्भ हिंदी कन्नड़ से जुड़ा जरूर है, मगर अनुभव से पता चला हर भाषा के अनुवादक का ये एक आवश्यक तत्व गुण होना चाहिए। माचवे जी उन दिनों बेंगलुरु यात्रा पर आए थे। सुनिएगा, उन्होंने उससे पूर्व मुझे एक पोस्टकार्ड लिखकर आदेश दिया था कि वो अगला काम हाथ में लेने से पूर्व यहाँ के नामी साहित्यकारों की एक बैठक बुलाकर उनकी सलाह लेना चाहते हैं। मैं उन दिनों बेंगलुरु के एक शासकीय महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका थी। यहाँ कन्नड़ भाषी साहित्यकारों का एक पुराना परिषद, कन्नड़ साहित्य परिषद, कार्यरत है। जिस तरह स्वाधीनता आंदोलन के समय दक्षिण भारत के केंद्र स्थान के रूप में मद्रास को चुनकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें गांधी जी के साथी कार्यकर्ता राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, कामराज नाडार, राजाजी, सभी प्रकार से सभी लोग आकर सहयोग दिया करते थे, उसी जैसी कन्नड़ की संस्था कन्नड़ साहित्य परिषद का आज तक गौरवशाली इतिहास है। कन्नड़ भाषा के सभी श्रेष्ठ साहित्यकार जो उस अवधि में बेंगलुरु स्थित थे, मास्ती वेंकटेश अयंगार, वी सीतारामैया, जी.एस. शिवरुद्रप्पा आदि करीब 15 पुरोधा उस बैठक में आए थे। माचवे जी ने भारतीय उपन्यास कथासार को रचने के अपने उद्देश्य को उनके सामने रखा। उसके लिए उन्हीं लोगों से अनुवाद योग्य कन्नड़ के उपन्यासों को सुझाने का निवेदन किया। कोई विरोध नहीं, ननु नच नहीं, आनंदित होकर सभी विद्वानों ने सहयोग दिया। पुस्तकें उनके द्वारा चुनी गई। यहाँ भी वही परिपाटी प्रक्रिया रही। आरंभकालीन प्रमुख उपन्यासों से लेकर समकालीन उपन्यासों के नाम सुझाए गए। अनुवाद योग्य सामग्री को चुनने की एक प्रक्रिया भी अनुवाद कला का एक महत्वपूर्ण अंग साबित हुई। अनुवाद का यहाँ पर एक अभिनव प्रयोग शुरू हुआ। ऊपर चर्चा करते समय ध्यातव्य है, मैंने भारतीय उपन्यास कथासार शब्द का उल्लेख किया था। उपन्यास एक बृहत कथा होती है, इसीलिए हिंदी भाषा में कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी और कथा दोनों वर्गों को ले लिया जाता है। दोनों के लेखक कथाकार ही होते हैं। स्थूल में यह होकर सूक्ष्म तक पहुंचकर वे कहानीकार, कथाकार, लघु कथाकार, कहानीकार इत्यादि होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिकी साधनों के साथ जहाँ पठनीयता नदारद होने लगी है, लेखक लघु कथा लिखकर भी संतुष्ट हो जाते हैं। भारतीय भाषा परिषद को यह जानकारी थी कि किसी भी भाषा के पाठक को बृहदाकार के उपन्यासों को पढ़ने के लिए उनके पास समयावकाश की कमी रहती है और पढ़ते पढ़ते उबने पर अन्य प्रस्तुतियों को पढ़ने जितनी शांति पाठक को नहीं रहती और इस तरह
अन्य भाषा के साहित्य चिंतन से पाठक अपरिचित रह जाता है। अतः उचित यह होगा कि हर भाषा के 10-10 उपन्यास, जिनसे सांदर्भिक, सामाजिक या सामयिक विशेषताओं का उद्घाटन हो, उनका आकार कुछ भी 800 या 80 पन्नों का भी हो, उस पुस्तक उपन्यास के अंतःसत्व की रक्षा करते हुए, यानी वस्तु शैली की रक्षा करते हुए 10-10 पृष्ठों में कथासार प्रस्तुत किया जाए। उन ग्रंथों को इस प्रकार के अनुवाद के लिए चुनने योग्य उसी भाषा के विद्वानों से सलाह ली जाए और 10 पृष्ठों में यह अनुवाद प्रयोग हो। भारतीय उपन्यास कथासार इस तरह के अभिनव अनुवाद प्रयोग से 2 खंडों में प्रस्तुत हुआ। प्रथम खंड में ही कन्नड़ भाषा को स्थान दिया गया था। यह कार्य विशेष चुनौती भरा रहा। यह मेरी अनुवाद यात्रा के आरंभिक प्रयोग थे, या कहूँ प्रशिक्षण यही से शुरू हुआ था। जैन धर्म के अंतर्गत साधना के क्षेत्र में भवि, अभवि, आसन्न भवि नामक साधना प्रयोग किए जाते हैं। गुरु जहाँ अपने पास पहुँचने वाले शिष्य को अभवि के रूप में पहचानते हैं, उसे गुरु दीक्षा नहीं दी जाती। आसन्न भवि, आरंभ में भले ही वो चोर धोखेबाज हो, गुरु को यह विश्वास रहता है कि यह व्यक्ति साधना के मार्ग में अवश्य सफल होगा, भवि बनेगा। साधना के मार्ग पर साधक को 24 उपद्रवों को पार करना अनिवार्य होता है। उपद्रवों के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रौढ़ बनता है। वो शीघ्र ही भवि बनने की दिशा में अग्रसर होता है। यह अध्यात्म साधना का क्रम अवश्य है। होते हुए भी किसी भी साधना क्षेत्र की ये स्वाभाविक सीढ़ियाँ होती है। मेरे जैसे अपरिपक्व अनुवादक के लिए उन दिनों अगली सीढ़ियों पर मजबूती से पाँव रखने, एक आत्मविश्वास को कायम रखने के लिए साधना की ये सीढ़ियाँ सहायक बनी। मेरे अंदर उत्साह और श्रद्धा, समर्पण भावना के पनपने की आरंभिक अवस्था का ये एक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण बना। भारतीय भाषा परिषद उन दिनों अत्यंत सक्रिय था। हिंदी का अनावश्यक विरोध भी वातावरण में नहीं था। कई प्रकार के अनुवाद प्रयोग किए गए। संदर्भ भारती के वार्षिक विशेषांक भी निकलने लगे। माचवे जी ने अपने परिवार को दिल्ली में छोड़ा था। उन्हें मधुमेह की शिकायत थी। पुराणिक जी तो कह रहे थे कि माचवे जी उन्हें भी लेकर सब्जी खरीदने बाजार गए थे। सब्जी बेचने वालों के साथ माचवे जी का वात्सल्य भरा स्नेहपूर्ण बर्ताव देखकर वे दंग रह गए थे। एक अनुवादक के लिए एक सब्जी बेचने वाले के साथ भी उसके अनुभवों को, उसकी भाषा को जानते हुए उनके विचारों के साथ एक एकात्म भाव से आगे बढ़ना पड़ता है। इसका भी एक उदाहरण है। एक कली वाला लहसुन खाकर वे अपने मधुमेह को संतुलन पर रखते थे। मैं दोबारा कह रही हूँ, इस उदाहरण का उल्लेख करने के पीछे मेरा उद्देश्य एक अनुवादक की सक्रियता के पीछे समर्पण की सीमातीत आवश्यकता को अंकित करने का रहा है। एक अनुवादक या किसी तीव्र रूप से अध्येता के लिए आवश्यक एक उपकरण शब्दकोश का उल्लेख करना है। अमरकोश पुराना हो गया। हवाई जहाज और ईमेल, वेब की यात्रा के साथ हमारी सोच और अध्ययनशीलता में भी कमी आई है। आजकल कई प्रकार के कोश हमारे पास उपलब्ध हैं, मगर इसके बावजूद आज हमारे पास विस्तृत यानी
कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरीज की कमी खलती है। अभी 4 दशक पूर्व बोल्डवार मोहम्मद कुई रचित एक धर्मांतरण संबंधी कहानी का संदर्भ भारती के लिए मैं अनुवाद कर रही थी। उसमें एक शब्द बंडसाले का प्रयोग मिलता है। मैसूर बेंगलुरु तक भाषा सीमा से मेरा परिचय था। उसके आधार पर साले शाला का देसी तद्भव रूप हो सकता था। उल्लेखित संदर्भ से वो अर्थ बहुत दूर का था। कहानीकार की कन्नड़ कर्नाटक के दक्षिण और कासरगोड, जो आजकल मलयालम भाषी प्रदेश केरल में है, वहाँ की कन्नड़ भाषा से संबंधित था। मेरे पास कन्नड़ के 3-4 कोश थे जिनमें कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं था। हमारे एक सह प्राध्यापक मुसलमान थे। ये सोचकर कि इस शब्द का अर्थ वो बता पाएंगे, एक बाहरी वाचिक उपकरण के रूप में संपर्क करने पर उन्होंने दृढ़ होकर उसे मदरसा कहा। यानी एक बाहरी वाचिक उपकरण के रूप में मैंने उनसे संपर्क किया था। अनुवादक को कोशों के बाद सांस्कृतिक प्रादेशिक उपकरणों को रचना पड़ता है। इस प्रकार वो भी असफल होने पर मैंने दक्षिण कन्नड़ की प्रादेशिक भाषा का सहारा लेना उचित समझा। घर के सामने एक दक्षिण कन्नड़ जिले की महिला रहती थी। उनसे जाकर पूछा। उत्तर मिला, किराना दुकान जो थोड़ी सी बड़ी है वो बंडसाले है। कहानी में उल्लेख आया था एक मुसलमान महिला जिसका बेटा गरीबी से उबरने के लिए अपने धर्म से मदद न पाकर हिंदू कार्यकर्ताओं के आश्वासन से प्रभावित होकर उनकी बातों में आकर हिंदू बन गया था। धर्मांतरण हुआ था उसका। अब वो बीमार पड़ा था, अस्पताल में एडमिट था, गंभीर रूप से बीमार था। उसे ढूंढकर वो मंगलूर अस्पताल आई थी। दोनों धर्म के लोग उसकी मृत्यु की आशंका से, यानी उस लड़के की मृत्यु की आशंका से उसके कर्मांतर में अपनी भागीदारी की प्रतीक्षा में थे। मुसलमानों के दोष देने पर वो विधवा कहती, आपने अपने बंडसाले में उसे एक नौकर का काम देने से इनकार कर दिया। इस तरह बाहरी प्रादेशिक भाषा उपकरण मेरा सहायक हुआ। यह उपकरण भी काफ़ी न था, उसमें कन्फर्मेशन अर्थ का पक्का करना भी आवश्यक था। अपनी कॉलोनी में अहमद की दुकान थी। दुकानदार केरल कर्नाटक की सीमा प्रांत के हुआ करते हैं। उनसे पूछकर अर्थ को पक्का करना आवश्यक था। फिर वहाँ जाकर पूछा तो वहाँ के एक नौकर ने वही किराने की बड़ी दुकान वाला अर्थ दिया। तभी मैंने 100 साल पुराना कन्नड़ अंग्रेजी किटल द्वारा बनाए कोश का स्मरण किया। लगा वो एक विस्तृत कोश है, देसी शब्दों का उसमें उल्लेख हो सकता है। वो सही साबित हुआ। अर्थ किराने की बड़ी दुकान वहाँ पर कन्फर्म हुआ। एक अनुवादक के लिए इस प्रकार के कई कोशों की बहुत आवश्यकता होती है। इस एक शब्द के अर्थ को सही रीति से समझने के लिए कितने प्रयत्न परिश्रम का फल मिलता ही है। वो एक अनुवादक की निष्ठा की आवश्यक सीमा का उदाहरण साबित हुआ। संदर्भ भारती तुलनात्मक साहित्य पर केंद्रित पत्रिका कहकर साबित हुई। तुलनात्मकता के साथ संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का निकट संबंध है। मनुष्य की दैहिक यात्रा के साथ सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं और उसके साथ साहित्य का भी स्वरूप बदलता है। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली,
मध्य एशिया की संस्कृति की यात्रा संपन्न हुई। उससे हमारे यहाँ आरंभ में अनुवाद हुए, अंग्रेजी साहित्य की शैलियों में के अनुवाद हुए, उनके समीक्षात्मक सिद्धांतों की शैली हमारे यहाँ आई। मेरे अनुवाद विशेष रूप से कन्नड़ की भारतीय शैलियों पर केंद्रित रहे। बेंगलुरु लौटकर मैंने विशिष्ट अनुवादों की यात्रा में भाग लिया। उनमें से वचन जिनसे प्रभावित होकर हमारी हिंदी की भी विशिष्ट धाराएं विकसित हुई। 425 मध्यकालीन वचनों का हिंदी में अनुवाद किया। ये दूसरा है, ये मध्यकालीन वचन है। भवभूति ने उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समान धर्म कालोह्ययं निरवधि विपुला च पृथ्वी कहा है। यानी काल की कोई सीमा नहीं और भूमि विशाल है, विस्तृत है। इसमें कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी भी समय हो सकता है। मेरा समान धर्मी कहीं भी पैदा हो सकता है। यह भवभूति ने कहा था, यह सच भी है। गोरखनाथ का प्रभाव, जो गोरखपुर में आज भी उनका मंदिर है, उनका प्रभाव कन्नड़ चिंतन पर पड़ा तो कन्नड़ के दार्शनिक चिंतकों के चिंतन पर तीव्र रूप से वो दिखाई दिया। शंकराचार्य के अद्वैत चिंतन का काफ़ी हद तक भारतीय दर्शन पर प्रभाव पड़ा। इन सब से भारतीय भावात्मक एकता की समृद्धि हुई। मेरे हिंदी कन्नड़ अनुवादों में इस चिंतन की समता के दर्शन हुए। हिंदी क्षेत्र में रामायण के विविध प्रयोग दिखे। दक्षिण भारत और विशेष रूप से कन्नड़ तेलुगु भाषाओं में महाभारत के विविध रूप प्रकट हुए। कन्नड़ में 16वीं सदी में कुमार व्यास के उपनाम से गदुगिन नारायणप्पा, जिनको कुमार व्यास कहते हैं, कुमार व्यास के उपनाम से गदुगिन नारायणप्पा ने कर्नाटक भारत कथा मंजरी की रचना की। हिंदी कन्नड़ के बीच रामचरितमानस और कुमार व्यास भारत के व्यतिरेकी चिंतन के सुखद परिणामों से परिचित कराना आवश्यक था। रामचरितमानस भी गेय है, कुमार व्यास भारत भी गेय है। उत्तर भारत में मानस का अखंड पाठ होता है, यानी रात भर उसका पाठ होता है, कभी कभी 3 दिनों तक होता है। गेय रूप में रामलीला होती है। दक्षिण में कर्नाटक में उक्त महाभारत का, यानी कर्नाटक भारत कथा मंजरी का गेय रूप गमक विधा के रूप में विकसित हुआ है। उसके विकास में वो सहायक हुआ है। दोनों काव्यों का सांस्कृतिक महत्व है, भक्ति का आधार है। इन विचारों के फैलने से राष्ट्रीयता और अपनत्व की वृद्धि होती है। हमने महाभारत के 1000 पृष्ठों के इस काव्य का हिंदी में अनुवाद किया। काव्यानुवाद हिंदी की पठनीयता में प्रायः दुरूह सा लगता। हमने उसे पठनीय बनाने के उद्देश्य से उसका गद्यानुवाद किया, यानी काव्य का गद्यानुवाद किया। हमारे यहाँ एक कवि ने कहा है, गद्यम हृदयम पद्यम वध्यम। इसलिए मैं रामकथा को गद्य में ही कहता हूँ, मुद्दण नामक कवि ने कहा है। हमने उन कवि मुद्दण के इस कथन का उपरोक्त संदर्भ में पालन किया, अर्थात पद्य का गद्यानुवाद भी एक अनुवाद प्रयोग रहा। कुवेंपु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ के श्रेष्ठ चिंतक रहे। उनकी रचनाओं का करीब 1000 पृष्ठों से 1000 पृष्ठों के साहित्य का हमने एक कन्नड़ समूह गठित कर अनुवाद किया। इनके अलावा भी कई और अनुवाद किए। कोश रचना को भी मैं अनुवाद प्रयोग का एक स्वरूप मानती हूँ। कन्नड़ वचनों में
प्रयुक्त विशिष्ट पद समुच्चय का संकलन कर उनके हिंदी समानवाची शब्द देकर एक त्रिभाषा कोश यानी कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, जिसका शीर्षक वचन पद संपदा रखा। कन्नड़ में वचनों का ये एकमात्र त्रिभाषा कोश कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी में है। कुमारव्यास भारत के हिंदी अनुवाद का अभी अभी उल्लेख किया था। भारतीय तथा विदेशी किसी भी भाषा में ये एकमात्र हिंदी अनुवाद हिंदी के भारतीय साहित्य का नमूना बना है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, मौलिक रचनाओं की तुलना में अनुवाद अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इससे जुड़ने का मुझे आनंद है। आपने बड़ी शांति से मुझे अब तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोहर जी जिन्होंने मुझे कार्य सौंपा, उनका मैं हृदय से आभार मानती हूँ। बहुत धन्यवाद।